वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मोदी सरकार ने कदम बढ़ा दिया है और इसी खबर से के हर पहलू पर हमारी चर्चा है और बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। ताजा अपडेट क्या है आपको बताएं। राजनीति गर्म है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के राजनीतिक महकमे में जिस तरीके की हलचल है उसको हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और एनालिसिस भी करके समझाएंगे कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। फिलहाल जो ताजा बयान है वो ताजा अपडेट ये है कि ध्यान भटकाने के लिए इसको लाया जा रहा है, इस चर्चा को छेड़ा जा रहा है और एक्शन लिया जा रहा है। सरकार ने कमेटी का गठन कर लिया है और इसके अध्यक्ष को चुन लिया है। इसके बाद इस खबर के सामने आने के बाद कई तरीके से राजनीतिक अमले में लोगों की बयानबाजी शुरू हो गई है, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और माना जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। इसे डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। तो देखिए, अब बातों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन तस्वीर ये साफ है कि कमेटी बन गई है। आगे क्या होगा इस पर बात होगी, लेकिन हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष है मुंबई से, नीरज हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। आशीष, आपके पास आ रहे हैं। और अगर हम बात करें विपक्ष की, तो लगभग पूरा विपक्ष इस वक्त मुंबई में ही है। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? क्या एक सुर से विरोध की बातें ही हो रही हैं इस कमेटी को लेकर जो बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? देखिए, थोड़ी देर पहले जैनेंद्र बात कर रहे थे, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं। ये जो इंडिया अलायंस की बैठक है ये होस्ट कर रही है शिवसेना, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इसको फेडरल स्ट्रक्चर पर वॉर मानते हैं। ये ठीक तरीका नहीं है। भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बनिस्पत, और इसके पहले भी जिस तरह की प्रतिक्रिया आई थी, कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद कहा था कि उनको लेकर आने दीजिए प्रस्ताव, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सिर्फ डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है। अरविंद केजरीवाल कल इस पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। ममता बनर्जी पहले अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। तो आप ये मान के चले, असदुद्दीन ओवैसी जो कि अलायंस का हिस्सा नहीं है लेकिन विपक्ष में है, और उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो कुल मिलाकर के पूरा जो विपक्ष है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे विपक्षी पार्टियां, अभी इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ये स्मार्ट मूव जरूर लिया है कि इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, जो कि ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। मुझे लगता है आगे चल के सभी दलों से वो कंसल्ट भी करेंगे। लेकिन विपक्ष ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। वो सरकार के इस मूव को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स मानते हैं और इसका विरोध करने की शुरुआत करी जा चुकी है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो ट्रिक है क्या वो कारगर साबित हुई है? आशीष, मैं नीरज जी के पास आऊं और इसके बारे में दिल्ली की हलचलों का रुख करूं। मैं समझना चाहती हूं कि उस मीटिंग में एग्जैक्टली जो पॉइंट्स होते हैं उसके इतर इस पर भी चर्चा संभव है। देखिए, बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि ये जब कल मामला सामने आया था, जब स्पेशल सेशन की बात हुई थी, तभी जो टॉप लीडर्स इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं उन्होंने खुद ही एजेंडे से फर्क जाके इस मामले को कल इनफॉर्मल मीटिंग में उठा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि ये कोशिश है सरकार की विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की। तो सही है कि कोशिश है, लेकिन वो कोशिश कामयाब होती है कि नहीं, उसकी कमान किसके हाथ में है? मुंबई से इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आइए दिल्ली चलते हैं, और दिल्ली में जिस तरीके से इस खबर का असर देखने को मिल रहा है नीरज, जगह जगह से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कलेक्टिवली किस तरीके का माहौल बनता दिखाई दे रहा है?
देखिए, निश्चित रूप में विपक्ष एकजुट होगा और विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, लेकिन सरकार ने इस पूरे मसले को बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली, बहुत ही संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया। इसीलिए उन्होंने, आप देखिए कि देश के सुप्रीम कस्टोडियन रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका प्रेसिडेंट बना, इसका अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा भी आप देखेंगे जब ये कमेटी के पूरे जो नियम कानून सामने आएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसमें पूर्व जज रहेंगे, पूर्व चुनाव आयुक्त रहेंगे और भी कई अधिकारी हो सकते हैं। तो जब सब लोगों के बीच में ये ड्राफ्ट पर बात होगी, इस पर लोगों की राय ली जाएगी। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2018 में ऐसे ही लॉ कमीशन की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और बाकायदा उसमें पब्लिक अपील भी जारी की गई थी, लोगों से उनसे राय भी मांगी गई। तो बहुत कुछ काम तो 2018 में लॉ कमीशन ने कर लिया था। अब एक बार फिर से सरकार ने इसको टेकअप किया है और एक कमीशन गठित किया है और इस कमीशन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? आप समझिए कि देश के राष्ट्रपति, बिल्कुल, यानी कि रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया। हालांकि सियासी बातें हो रही है, उस पर भी आएंगे। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है और उसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार का डर सता रहा है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है। इसमें आपकी ओर से क्या कहा गया है वो भी सुनवाते हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और यह सत्र काफ़ी चर्चाओं में है। खबर यह है कि इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल सदन में लाया जा सकता है। हालांकि इस पर विपक्ष विरोध दर्ज कर रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी की इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या राय है? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा इंडिया ब्लॉक अलायंस से डर गई है। निश्चित तौर पर उनके पास कोई जवाब नहीं है महंगाई का, जॉबलेसनेस का, तो ये एक नई ध्यान भटकाऊ योजना लेकर आए हैं हमारी। और ये बहुत चिंता का विषय है अगर ऐसा सच में है, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ, और ये सीक्रेसी क्यों मेंटेन करते हैं ये भी नहीं पता, सार्वजनिक कर देते ड्राफ्ट। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने बहुत मेहनत से हमें फ्रीडम दिलाया और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिबेट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिफोर वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनविसाज करता है एक फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट्स की अपनी पावर, एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर। तो उस स्ट्रक्चर को लगातार भाजपा अटैक कर रही है और निश्चित तौर पर ये उसी योजना का एक और पार्ट है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये कम पढ़ी लिखी सरकार है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की भी समझ नहीं। तो देखिए, कुल मिला के ये सियासी शुक्रवार से कम नहीं कहा जाएगा, जहां मुंबई पर निगाहें टिकी हुई हैं ये सोच करके कि इंडिया का लोगो लॉन्च होगा या यहां से कुछ बड़ी खबर आ सकती है, विपक्ष का क्या होगा। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन पर चीजें मिली हुई हैं। तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कमेटी बन गई है, उस पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ भी कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राम कृपाल सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है। राम कृपाल सर, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ये कमेटी बनी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कम पढ़ी लिखी सरकार है, इनको संघीय ढांचे के बारे में पता नहीं है। ये जो पूरी बात हो रही है वन इलेक्शन की, ये संवैधानिक मामला वाकई संकट वाला है या फिर राजनीतिक बातें हैं, संविधान का नाम लिया जा रहा है? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि आज ही मोदी जी, इसके बहुत पहले ये बात कर रहे थे और बीजेपी के कई और नेता ने भी इस बात को उठाया था कि आज़ादी के बाद सन 52 से लेकर के 67 तक, यानी 52 से 67 4 चुनाव संविधान के तहत इसी तरह होते थे। विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव ये हो चुके हैं। ये परिपाटी जो बदली इसलिए कि तब कांग्रेस शासन में थी और उसने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया कुछ राज्यों में, और उसके बाद ये अलग अलग डेट जो अलग हुई। तो सवाल इस बात का है कि संविधान के तहत, और जिस तरह के आरोप लगा रहे, मुझे तो बड़े मुझे हंसी आ रही है। क्या आप लोग बोल रहे हैं? सबको पता है कि ये अगर कोई भी इस पर बिल बनेगा या कानून पास होगा, वो कानून
संसद में 3/4 बिल्कुल। बहुमत होगा। बिल्कुल, यानी आंकड़ों का तो खेल रहेगा ही। नहीं, मैं रामकृपाल, बस 1 मिनट जी, और कहूँ, जी। 3/4 का मतलब है कि ऑल पार्टी जब तक इस पर सहमत नहीं होगी ये कानून नहीं बन सकता। उसके बाद ये 3/4 राज्यों से पास होना चाहिए। तो ये मेरा ये कहना है कि फिर आप इस पर लोकतंत्र में कोई एक बहस के लिए एक शुरुआत हो देश के संदर्भ में कि ये जो लेकिन बीजेपी का ग्राफ, राकेश शुक्ला जी, जैसा देखा जाए, जो बीज इन्होंने बोया कहीं ना कहीं वो पौधा से पेड़ देखने को मिला है। ऐसी चीजें हैं। इस बीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस बीज को? ये वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका आज हालांकि बातें बहुत की जा रही थी, लेकिन आज जमीन पर इसका एक खाका तैयार करने की घोषणा तो हो चुकी है। देखिए, जब 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इसको मतलब फ्लोट किया गया, इस मुद्दे को रखा गया, तभी उन्होंने ये सोचा होगा कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन करने के पीछे वो लॉजिक क्या है। उसमें सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आपके ऊपर यानी देश के ऊपर जो अतिरिक्त खर्च आता है उस खर्च को किस तरह से रोका जाए। जहाँ तक बात हो रही है कि आप संघीय ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, संघीय ढांचे पर प्रहार तब माना जाएगा जब केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को बर्खास्त करके चुनाव करे, तो वो संभव नहीं है। भारतीय संविधान में इस तरह के प्रावधान नहीं। जैसे अभी रामकृपाल जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि जब 52 से लेके और 67 तक एक नेशन एक चुनाव हो रहा था, तब ऐसी स्थितियाँ क्यों पैदा की गई? वो पैदा इसलिए की गई कि कांग्रेस के शासनकाल का आप देखिए तो 52 से लेके और 2013 तक कर्नाटक ये आधुनिक भारत में ही बर्खास्त किया गया और कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा असंतुलन तैयार हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जो चुनाव प्रक्रिया है, एक देश एक बिल्कुल सर, यानी कि 68 के बाद जो स्थितियां बनी, 68-69 में सरकारें कुछ भंग हुई, उसके बाद 70 में लोकसभा चुनाव हो गया। अकुश श्रीवास्तव सर, जो बात कही जा रही है बार बार कि ये ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला ले लिया, क्या वाकई ये ध्यान भटकाने की कोशिश? क्योंकि इंडिया गठबंधन की जैसे कोई बैठक होती है, कोई बड़ा राजनीतिक कदम सरकार उठा लेती है और गठबंधन से लोगों का ध्यान हट जाता है, तो ये भी एक राजनीतिक चालाकी है क्या, जिससे विपक्ष परेशान हो जाता है? देखिए, चालाकी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसके लिए, ये एक रणनीति होती है और राजनीति में रणनीति का बहुत महत्व होता है, समय का बहुत महत्व होता है, वक्त का बहुत महत्व होता है। आपका एक एजेंडा होता है और कब जारी किया जाना है ये दूसरा एजेंडा होता है। अब राष्ट्रपति चुनाव की जब बात हो रही तो कांग्रेस ने लगभग 90 दफे राष्ट्रपति शासन किया, तो ये जो चीज व्यवस्था चली आ रही थी बिल्कुल। और अब जब ये बात चली है दूर तलक जाएगी, आगे पीछे सब हिसाब किताब लगाया जाएगा। हमारे ये मेहमान बने हुए हैं, तो देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संसद के विशेष सत्र को लेकर सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सरकार ने सभी बड़े ऑफिसर्स को सत्र के दौरान दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए हैं। बिना प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के कोई भी अधिकारी दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। ये बड़ा निर्देश जारी किया गया है। देखिए इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। संसद के विशेष सत्र से जुड़ी है बड़ी खबर। किसी भी ऑफिसर को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको परमिशन ना दी जाए। दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे कोई भी ऑफिसर। विशेष सत्र के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल, और सांसदों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने सारे प्रवास रद्द करें और सत्र के दौरान सभी सांसद मौजूद रहेंगे। और अब अधिकारियों के लिए भी निर्देश आया है कि बिना अनुमति के वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। सभी सचिवों को दिल्ली में ही रहने का निर्देश जारी किया गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से बिना अनुमति के वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। तो विशेष सत्र की खास तैयारी है और सभी अधिकारी दिल्ली में ही रहेंगे, ये सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से हलचलें बढ़ती जा रही हैं, सुबह एक ट्वीट के बाद हर एक स्टेप को हम आगे बढ़ता देख पा रहे हैं। नीरज, इस खबर के अलावा और कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट होती है आप देख पा रहे हैं? देखिए, लगातार चीजें बदल रही हैं, लगातार घटनाक्रम नए नए सामने आ रहे हैं। अभी की जो जानकारी है, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को कि भारत सरकार चूंकि विशेष सत्र लेकर आ रही है, केंद्र सरकार ने बुलाया 18 से 22 के बीच में 5 दिन का यह सत्र है। एक हफ्ते के दौरान निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई जो सचिव है या सीनियर ऑफिसर है
वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, वो दिल्ली में ही मौजूद रहेगा। पता नहीं किस मंत्रालय की कौन सी इंपॉर्टेंट बिल है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए सभी मंत्रालय के सचिवों को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी परिस्थितिवश किसी को कहीं बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो तो उसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय का अप्रूवल लेना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अप्रूवल के बाद ही उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत होगी। अदरवाइज सबको ये एक तरह से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी दिल्ली रहेंगे। इससे पहले एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को ये बता ही चुका है कि सभी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसदों को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया। सत्र के दौरान कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं अघोषित व्हिप है कि व्हिप में ये होता है कि जब व्हिप जारी हो जाता है तो सभी सांसदों का संसद में रहना अनिवार्य होता है। तो इस विशेष सत्र के दौरान भी ये आप मान के चलिए व्हिप जैसी स्थिति ही रहेगी कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सांसद हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के, केंद्र के मंत्री, सभी सचिव, वो सारे लोग इस सत्र के दौरान दिल्ली में ही रहेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रही है, कुछ बड़े बिल लेकर आ सकती है, देश हित में कुछ इंपॉर्टेंट बिल ले आ सकती है। उस दौरान किसी भी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, और विशेष सत्र की बात कही जा रही है तो तैयारियां अभी विशेष। नीरज हमारे साथ आप बने रहिए। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और लगातार सरकार पर ये हमले जारी है। वन इलेक्शन होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन। मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर सैद्धांतिक तौर पे हमारी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल डेमोक्रेसी का है। इलेक्शन राज्यों में जो होते हैं, देश की जनता और वहाँ की जनता उनको चुनकर भेजती है। आप ये नहीं निर्णय ले सकते हैं कि कब इस पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कब इस पे चुनाव होंगे, कब नहीं चुनाव। नेशन वन इलेक्शन ये एकमात्र शगुफा है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने छोड़ा है। ये भारत की जनता को एक भ्रम फैलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए एक उन्होंने जरिया बनाया है। केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए तो संभव नहीं। पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए, बंगाल में आप कैसे काट दोगे, ऐसे तो ना हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही है, तो बात दूसरी है। और सीधे लिए चलते हैं अवधेश, मुंबई, जहां हमारे सहयोगी जैनेंद्र है। कुल मिला के समझना होगा दर्शकों को कि दो जगह बहुत हलचल बढ़ी हुई है, दिल्ली और मुंबई। जहां दिल्ली में एक विशेष सत्र को लेकर के तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक। जिस तरीके से जैनेंद्र प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, उधर बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं? आपके पास क्या क्या जानकारी है, शेयर कीजिए। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। बैठक में तमाम जो पार्टियों के 28 दलों के प्रमुख नेता हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे और खास तौर पर मुंबई की बैठक पर जो नजरें हैं वो ये हैं कि जो समन्वय समिति बनाई जाएगी उसमें कौन कौन लोग होंगे। इसके अलावा मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम, रिसर्च टीम, आने वाले दिनों की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के ये बैठक अहम है। आने वाले दिनों में रैलियां होंगी, उसकी तारीख तय होगी और वो जगह तय होगी और सबसे अहम अगली बैठक कहाँ होगी ये तय किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होनी है। 1 घंटे पहले ये बैठक शुरू हुई है और तकरीबन ये दोपहर 2-2:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तभी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आ पाएगी कि इस बैठक में फैसला क्या हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर
उस प्रतिक्रिया का इंतजार है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो सरकार का कदम है उसको लेकर अब इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी। कल की बैठक में कुछ नेताओं ने, मसलन अरविंद केजरीवाल सरीखे नेताओं ने ये आशंका जताई थी, संभावना जताई थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव हैं उनके साथ लोकसभा चुनाव करवाने की सरकार कोशिश करेगी, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के अंदर विचार विमर्श शुरू हो गया है और क्या कुछ इस बैठक में तय होता है ये बैठक के खत्म होने के बाद ही सामने आ पाएगा। बैठक के बीच से जरूर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ट्वीट सामने आया है और उन्होंने जो फोटो सभी नेताओं के साथ में खींची गई है उस तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो सत्ता है, सरकार है, वो किस तरीके से ध्यान भटकाती है, लेकिन 140 करोड़ लोग जो हैं वो बदलाव के लिए उन्होंने तय कर लिया है। तो ये दावे हैं, अब इन दावों की हकीकत क्या होगी, क्या ये हकीकत में दावा बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से अपडेट्स हैं और इन पर लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। राकेश सर आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ये जो सवाल सामने आ रहा है, विपक्ष के जो बड़े नेता वे कह रहे हैं कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले, इसके साथ लोकसभा चुनाव हो जाए। ये विपक्ष तो ये मान रहा है कि चुनौती बड़ी है कि हमें तैयारी पहले करनी पड़ेगी। सरकार क्या इतनी आश्वस्त अपने आप को मान रही है कि चुनाव में वक्त से पहले जाना हो? क्योंकि वाजपेयी जी की भी जो सरकार थी वो वक्त से पहले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन परिणाम क्या थे उस सबने देखा। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी समय से पहले चुनाव में जाएंगे। सीधे सीधे आप ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी दिसंबर में जो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। दूसरी बात, जिन राज्यों के विधानसभा के चुनाव अभी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देख रहे हैं 5 राज्यों के, वो 5 राज्य के चुनाव भी लोकसभा चुनाव तक नहीं खींचे जाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग के पास जो शक्ति है उस शक्ति के हिसाब से वो 3 महीने बढ़ा सकते हैं और यदि सभी दल सहमत होंगे तब उस अवधि को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए सभी दलों में सहमति बनेगी। इसलिए विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव अपने समय पे होंगे और लोकसभा के चुनाव भी अपने समय पे होंगे। बिल्कुल, ये दूर की कौड़ी है। देखना ये होगा कि अब इस पर किस तरीके से हलचल बनी रहती है, उस हलचल पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके से चर्चा चल रही है, हमारे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं रामकृपाल सिंह और अकुश श्रीवास्तव जी। आप लोगों से भी एक छोटा रिएक्शन चाहते हैं कि देखिए ये बातें तो चल रही हैं लेकिन अब जनता के मन में किस तरीके की छाप पड़ रही होगी, आप लोगों का क्या कहना है, एनालिसिस? देखिए, जनता का मेरा अपना अनुभव यह है कि जनता उसी की तरफ देखती है जो बड़ी लकीर खींचता हुआ चलता है। अब आप देखिए कि 31 अगस्त और पहला 1 सितंबर जहां आज हमें ये दोनों दिन INDIA के थे, उनके निर्णय और पूरे टेलीविजन में, अखबारों में वो होना चाहिए था, लेकिन कल शाम से एक एजेंडा बदल गया। यानी मोदी जी का ये जो है विशेष सत्र और जैसे आज सवेरे सवेरे हुआ कि जो कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति जी के, अब वो पहली खबर हो गई, बाकी वो नीचे चला गया। देखिए, इसमें जो रणनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सबको पता था 31 पहले की होने वाली थी। ये भी गवर्नमेंट जानती थी कि उसको एक इलेक्शन और एक देश का नारा लगाना था, लेकिन कब लगाना था, कब खबर देनी थी, कब डिलीवरी होनी थी, ऐसा थोड़ी थी कि रामनाथ कोविंद को कल जाके कहा भाई साहब उठिए और आपको हम समिति का अध्यक्ष बना देते हैं। ये सब पहले से एक प्रोसेस होते हैं, ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाद में होती है। तो रणनीति में ये लोग माहिर हो रहे हैं और माहिर रहे हैं। आगे भी उन्होंने, जैसे किसानों को पिछले चुनाव में देने का पैसा था तो 2000 रुपए मोदी जी ने घोषित किया और देना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 6000 हम देंगे, उस पर यकीन नहीं किया। बिल्कुल, यानी कि जो रणनीतियां हैं जिस तरीके से वो आगे चल रही है उसमें आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सियासी तस्वीर बनती है। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों ही मसलों को बड़े विस्तार से समझाने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।